नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम छायावाद की परिभाषाएं जो विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हैं उसे हम यहाँ देखेंगे। छायावाद से संबंधित कुछ प्रमुख विद्वानों के मत इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम छायावाद में जैसे हम जानते हैं कि छायावाद की जो समय सीमा है 1918 या 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक, छायावाद शब्द को देने वाले जिस व्यक्ति का नाम आता है उसका नाम है मुकुटधर पांडे। ठीक है, जिन्होंने श्री शारदा पत्रिका, ठीक है, छायावाद शब्द देने वाले जो हैं मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। श्री शारदा पत्रिका में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, क्या है देखिए, उस युग की प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती में छायावाद का सर्वप्रथम उल्लेख जून 1921 के अंक में मिलता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि सरस्वती पत्रिका में इसका उल्लेख 1921 में मिलता है, लेकिन छायावाद का जो प्रारंभ है सामान्यतः 1920 से माना जाता है। ये नामवर सिंह की पुस्तक है और इसमें उन्होंने बताया है, नामवर सिंह की पुस्तक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक छायावाद, इसमें नामवर सिंह ने बताया है कि छायावाद का प्रारंभ सामान्यतः 1920 से माना जाता है, 18 से भी मानते हैं। ठीक है, तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं से पता चलता है कि 1920 तक छायावाद संज्ञा का प्रचलन हो चुका था। ठीक है, यानी 1920 आते आते छायावाद शब्द जो है प्रचलित हो गया था। और ये किसने प्रचलित किया? मुकुटधर पांडे ने 1920 के जुलाई, सितंबर, नवंबर और दिसंबर की श्री शारदा पत्रिका, जो कि जबलपुर से प्रकाशित होती है, उसमें हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंधों की एक लेखमाला छपवाई। ठीक है, जब तक नामवर जी कहते हैं कि जब तक किसी प्राचीनतम सामग्री का पता नहीं चलता है, इसी को छायावाद संबंधी प्रथम निबंध कहा जा सकता है। यानी छायावाद किसके संबंध में सर्वप्रथम इसी निबंध में बात की गई थी और सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग करने वाले भी मुकुटधर पांडे ही माने जाते हैं। तो ये छायावाद के संबंध में प्रारंभिक बात। और यहाँ हमने देखा कि सरस्वती पत्रिका में छायावाद का प्रथम प्रयोग 1921 में देखने को मिलता है। और मैंने बताया कि छायावाद शब्द का सामान्य रूप से जो हम समय सीमा मानते हैं वो 18 से लेकर के 36 तक मानते हैं। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की छायावाद से संबंधित परिभाषाएं देख लेते हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हुए हिंदी साहित्य के। उसमें सबसे प्रचलित नाम है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने क्या कहा है, छायावाद की परिभाषा क्या दी है? शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उनका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम का अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। इस शब्द का यानी कि छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में होता है। यानी उन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग विषय वस्तु के लिए भी और विशेष प्रकार की काव्य शैली के लिए भी प्रयुक्त माना है। ठीक है, अब रामचंद्र शुक्ल की ये तो परिभाषा हो गई। एक और बात मुख्य जो है छायावाद के संबंध में रामचंद्र शुक्ल के एक प्रमुख विचार और यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। नामवर सिंह की पुस्तक में लिखा है कि उन्हें यानी रामचंद्र शुक्ल को ईसाई मत में छाया अर्थ देने वाला एक फैंटस मेटा शब्द भी मिला। शुक्ल जी ने छायावाद शब्द के लिए फैंटस मेटा शब्द का इस्तेमाल किया है, जो कि ईसाई मतानुसार फैंटस मेटा का मतलब जो है उन्होंने हिंदी अर्थ छाया निकाला शुक्ल जी ने। ठीक है, बस फिर क्या था, उन्होंने छायावाद शब्द को उससे जोड़ दिया और साबित कर दिया कि छायावाद नाम और भावधारा दोनों दृष्टियों से यूरोप का प्रभाव है। ठीक, नामवर सिंह कहते हैं कि शुक्ल जी ने छायावाद के नाम और भावधारा दोनों पर यूरोप का प्रभाव माना है और छायावाद शब्द का अंग्रेजी अर्थ वो फैंटमासा मानते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और मत हमें देखने को मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार शुक्ल जी ने छायावाद की केवल आध्यात्मिक कविताओं को अपने दृष्टि में रखा और इसीलिए रहस्यवाद को छायावादी कविताओं का विषय वस्तु कहा है। ध्यान दीजिएगा, शुक्ल जी ने रहस्यवाद को छायावादी कविताओं का विषय वस्तु माना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी छायावाद को अन्योक्ति पद्धति समझते हैं और शुक्ल
शुक्ल जी उसे शैली मानते हैं जिसमें अनुक्ति के अतिरिक्त और भी कई प्रकार की शैलियों का समावेश है। अभी हमने देखा कि छायावाद का प्रयोग शुक्ल जी दो अर्थों में करते हैं, पद्धति विशेष या काव्य शैली के भी अर्थ में, ठीक है, जिसमें अनुक्ति भी आती है, अनुक्ति पद्धति भी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी छायावाद को अनुक्ति पद्धति माना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि छायावाद के संबंध में जो छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं, जो कि कौन है, मुकुटधर पांडे, ठीक है। तो मुकुटधर पांडे का विचार क्या है छायावाद के संबंध में? मुकुटधर जी की सूक्ष्म दृष्टि ने छायावाद की मूल भावना आत्मनिष्ठ अंतर्दृष्टि को पहचान लिया। यानी मुकुटधर जी छायावाद की मूल भावना किसे मानते हैं? आत्मनिष्ठ अंतर्दृष्टि को, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा है कि चित्र दृश्य वस्तु की आत्मा का ही उतार दिया जाता है। छायावाद में चित्र दृश्य वस्तु की आत्मा का ही उतार दिया जाता है, और इस प्रकार उन्होंने छायावाद की मौलिक विशेषता की ओर संकेत किया है। छायावादी कवियों की कल्पना प्रियता पर प्रकाश डालते हुए मुकुटधर पांडे जी कहते हैं कि उनकी कविता देवी की आंखें सदैव ऊपर की ओर उठी रहती हैं, मर्त्य लोक से उनका बहुत कम संबंध है। ये मुकुटधर पांडे का कथन है कि उनकी कविता देवी की आंखें, उनकी मतलब छायावादी कवियों की जो कविता देवी हैं, उनकी कविता देवी की आंखें सदैव ऊपर की ओर उठी रहती हैं, मर्त्यलोक से उनका बहुत कम संबंध रहता है। वह बुद्धि और ज्ञान की सामर्थ्य सीमा को अतिक्रम करके मन प्राण के अतीत लोक में ही विचरण करती रहती हैं। ये मुकुटधर पांडे का छायावाद के संबंध में कथन था। छायावाद में प्रकृति का उपयोग प्रायः प्रतीक की तरह होता है। इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए मुकुटधर पांडे जी कहते हैं, प्राकृतिक दृश्य और घटनाएं सांकेतिक रूप से अदृश्य तथा अव्यक्त के प्रकाशन में सहायता पहुंचाती हैं, ठीक है। तो ये मुकुटधर पांडे के विचार हो गए। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का बहुत चर्चित नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक सरस्वती पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया, आजकल के हिंदी कवि और कविता। यह निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित था 1927 में। वहाँ पर वो छायावाद को किस प्रकार परिभाषित करते हैं देखिए। तो इस निबंध में, आजकल के हिंदी कवि और कविता निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि छायावाद से लोगों का क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। इस प्रकार उनके विचार से अनुक्ति पद्धति ही छायावाद है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचार से अनुक्ति पद्धति छायावाद है, ठीक है। तो ये द्विवेदी जी के विचार हो गए। अब हम देख लेते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी का छायावाद के संबंध में कथन है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य 20वीं सदी नामक पुस्तक है नंद दुलारे वाजपेयी की, उसमें उन्होंने महादेवी वर्मा शीर्षक एक निबंध लिखा। उसमें वो छायावाद को परिभाषित करते हैं और लिखते हैं, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है छायावाद के संबंध में, ठीक। तो ये हो गए। अब एक और विचारक आते हैं, डॉक्टर नगेंद्र छायावाद के संबंध में क्या कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये भी एक चर्चित परिभाषा है छायावाद की। और रामविलास शर्मा क्या लिखते हैं? रामविलास शर्मा लिखते हैं छायावाद के संबंध में कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो ये रामविलास शर्मा का कथन है। और अब देख लेते हैं इस पुस्तक में नामवर सिंह ने, ये हम देख रहे हैं पुस्तक नामवर सिंह की छायावाद नामक पुस्तक, उसमें उन्होंने क्या परिभाषा दिया है नामवर सिंह ने। आलोचक नामवर सिंह का छायावाद के संबंध में कथन है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है
ठीक है। कहते हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, नामवर सिंह कहते हैं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी पीढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। एक ओर छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। इस जागरण में जिस तरह क्रमशः विकास होता गया, इसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी विकसित होती गई और इसके फलस्वरूप छायावाद संज्ञा का भी अर्थ विस्तार होता गया। तो नामवर सिंह ने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति माना है। तो इस प्रकार आज हमने छायावाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों को देखा। इसी तरह के हिंदी साहित्य से जुड़े अन्य तथ्यों को पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।